हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो यकीन मान के चलिए कि अगर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया तो आपने एक क्वेश्चन अपना एग्जाम का छोड़ दिया, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से हर साल हर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एमएससी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईआईटी जैम हो गए, डीयू हो गया, बीएचई हो गया, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहां से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइब्रिडेशन हमने कैलकुलेट कर ली, एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उसके कोरस्पॉन्ड में क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्या ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, क्या शेप देखने को मिलेगी, ज्योमेट्री एंड शेप के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड वो कौन सा केस है जब मेरी जो ज्योमेट्री है, जो गिवन ज्योमेट्री है, वो शेप के इक्वल देखने को मुझे मिलेगी। ठीक है, अब यहां पे हम देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं स्टीरिक नंबर को लेके। तो स्टीरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर को लेके हमारे पास एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री और एक पर्टिकुलर शेप देखने को मिलती है। एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इनिशियली काम क्या हो जाता है हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने के टाइम पर, कि हमें ये पता हो कि मेरे पास स्टीरिक नंबर इस मॉलिक्यूल का क्या है। अगर आप स्टीरिक नंबर नहीं बता पाओगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी नहीं हो पाएगा। तो मैंने 3 डिफरेंट मेथड बताए हुए हैं उसके अंदर स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए। आई होप वो वीडियो आपको हेल्पफुल काफी रहेगी, क्योंकि एक मेथड नहीं आएगा तो दूसरा तो आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा तो हेल्प करेगा आपको फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं टर्मिनोलॉजीज का। मेरे पास 3 टर्म्स हैं। एक मेरे पास होता है स्ट्रक्चर, जब मुझे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बनानी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल को डिजाइन करना होता है उसको 3D स्पेस के अंदर, तो मेरे पास 3 टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। एक मेरे पास स्ट्रक्चर है, एक मेरे पास ज्योमेट्री है और एक मेरे पास शेप है। ठीक है, अब मैंने आपको इस चीज को लेकर ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्यों एक्वायर करना चाहता है, उसको किसने डिफाइन किया था, वेस्पर थ्योरी ने। वो ऑलरेडी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, राइट। तो देखिए, स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, शेप है। एग्जांपल मैं लेता हूं एक वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक वाटर मॉलिक्यूल का। अब वाटर मॉलिक्यूल है, जब मुझे इसको स्पेस में इसकी अरेंजमेंट देखनी है कि एटम्स जो है वो आपस में किस तरीके से अरेंज है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे पास, स्ट्रक्चर होती है वेरी रफ डिजाइन। स्ट्रक्चर क्या होता है, रफ डिजाइन होता है। स्ट्रक्चर हमें शेप या ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता। स्ट्रक्चर हमें उस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट के बारे में कभी भी नहीं बताएगा। स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ रफ डिजाइन होती है, जो कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दिखाते हैं। डजंट मैटर कि मैंने उसकी जो अरेंजमेंट है वो लीनियर बना दी है, डजंट मैटर कि मैंने उसकी अरेंजमेंट लीनियर बना दी है, डजंट मैटर मैंने उसकी जो अरेंजमेंट है वो बेंट टाइप में बना दी है या टेट्राहेड्रल टाइप में बना दी है। ठीक है, स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हमें ये हेल्प करता है कि वो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये बताएगा कि इसकी जो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर का एटम्स की अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। आप उस मॉलिक्यूल को किसी भी अरेंजमेंट में शो कर सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत रफ डिजाइन है, जो सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को इंडिकेट करने में हेल्प करता है, राइट। ये आ गई मेरी बात स्ट्रक्चर की। अब मैं बात करूं ज्योमेट्री को लेके। अब मैं अगर बात करता हूं ज्योमेट्री को लेके, तो ज्योमेट्री में हम जो है लोन पेयर को भी शो करते हैं और बॉन्ड पेयर को भी शो करते हैं। एंड ज्योमेट्री हमें प्रॉपर अरेंजमेंट बताता है कि मेरे पास जो एक मॉलिक्यूल है उसके एटम स्पेस के अंदर किस तरीके से अरेंज है। तो अगर मैं बात करूं H2O मॉलिक्यूल की, तो H2O मॉलिक्यूल का जो स्टीरिक नंबर होता है वो होता है 4, और इसके कोरस्पॉन्ड में जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होती है मेरे पास, टेट्राहेड्रल होगी। घबराने की बात नहीं है, हर एक स्टीरिक नंबर को अलग से उठाऊंगा अभी। हर एक स्टीरिक नंबर के कोरस्पॉन्ड में क्या ज्योमेट्री रहेगी, क्या शेप रहेगी, वो कंप्लीटली बहुत सारे एग्जांपल के साथ बात करने वाले हैं। और यकीन मानिएगा, जो एग्जांपल उठाए हैं वहां से कभी ना कभी क्वेश्चन किसी ना किसी लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में जरूर आए हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल्स उठाए होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा एक बार धैर्य रखो, ताकि हम वहां तक पहुंच सके। ठीक है, तो मेरे पास ज्योमेट्री में क्या करता हूं मैं, ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर भी शो करता हूं, बॉन्ड पेयर भी शो करता हूं। एंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की जो अरेंजमेंट्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो वो शेप एक्वायर करता है उसके कोरस्पॉन्ड में। तो यहां पे मेरे पास अगर मुझे बनानी हो ज्योमेट्री वाटर मॉलिक्यूल की, तो यहां पे मेरे पास इसकी ज्योमेट्री जो है ये मुझे देखने को मिलेगी, दैट इज टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन कर लो, स्टार मार्क लगा के या फिर जो भी चांद सितारे आप लगाते हो।
मेरे पास एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर अगर प्रेजेंट है तो एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के कोरोस्पोंड में मेरे पास जो ज्योमेट्री रहेगी, एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के कोरोस्पोंड में जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा सेम ही रहेगी, वो हमेशा सेम ही रहेगी। होता क्या है कि हमारे पास एक स्टीरिक नंबर है जिसके अंदर मान लो मैंने H2O का मॉलिक्यूल ले लिया। H2O के मॉलिक्यूल के अंदर मुझे क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे स्टीरिक नंबर तो 4 है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं बात करूं CH4 की तो यहाँ पे भी स्टीरिक नंबर जो है 4 ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी स्टीरिक नंबर 4 है। और इसकी मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल है। दोनों में फर्क क्या है, वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, लेकिन वही मैं CH4 की बात करता हूं तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। यानी कि मेरे पास एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर अगर प्रेजेंट होगा तो उसके कोरस्पॉन्ड में ज्योमेट्री हमेशा सेम रहेगी, कभी भी डिफरेंट नहीं होगी। डजंट मैटर कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर जो है उनमें डिफरेंट हो। ठीक है, एग्जांपल समझ में आ गया कि मेरे पास एक बार मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, एक बार मैंने मीथेन ले ली। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है। इसके कोरोस्पोंड में स्टीरिक नंबर 4 है, इसके कोरोस्पोंडिंग स्टीरिक नंबर भी 4 है। तो अगर सेम स्टीरिक नंबर है 2 मॉलिक्यूल का तो डजंट मैटर उसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं, उन दोनों की ज्योमेट्री सेम ही रहेगी। अब बात करूं अगर मैं शेप की तो शेप में हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, शेप में सिर्फ और सिर्फ हमने बॉन्ड पेयर दिखाने होते हैं, लोन पेयर दिखाने नहीं होते हैं। लोन पेयर नहीं दिखा रहे इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि लोन पेयर अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। लोन पेयर अपना इफेक्ट दिखाएंगे, लेकिन जब हम शेप ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर दिखाएंगे, राइट। अब यहां पर देखो, जब मैंने लोन पेयर नहीं दिखाए हैं तो ये मेरे वाटर मॉलिक्यूल की शेप है। वाटर मॉलिक्यूल अब कैसा देखने को मिल रहा है, मुझे बेंट शेप में देखने को मिल रहा है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। अब बेंट कैसे हुई, देख रहे हो, बेंट क्या होता है, हमने उसको बेंट कर दिया, बेंट कर दिया तो ये देखो ना बेंट ही तो है। अगर मैंने कोई कहे कि सर यहां पे मैं लोन पेयर दिखा दूं, यहां पे अगर मैं लोन पेयर दिखा दूं तो बच्चा पहली बात तो शेप के अंदर लोन पेयर दिखाते नहीं है। और अगर मैंने लोन पेयर दिखा दिए तो होगा क्या, अब मुझे यहां पर ऑक्सीजन के चारों तरफ क्या दिख रहा है, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट दिख रहा है। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो 4 चीजों से घिरा हुआ है। तो अगर मुझे यहां पे टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट दिखेगा तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगी, यहां पे ये बेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो चीज तो मैंने ज्योमेट्री में डिफाइन कर दी ना। अब ज्योमेट्री और शेप अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज की है तो कोई तो रीजन होगा ना। तो यहां पे मैं लोन पेयर नहीं दिखाता हूं और लोन पेयर नहीं दिखाऊंगा तो लोन पेयर के बिना मेरे पास जो मुझे शेप देखने को मिलेगी वो मुझे क्या देखने को मिलती है, बेंट देखने को मिलती है, राइट। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हर एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर को लेके क्या क्या डिफरेंट केस बनते हैं, क्या क्या डिफरेंट मेरे पास शेप और हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास जो स्टीरिक नंबर है, जो मिनिमम स्टीरिक नंबर है वो क्या है मेरे पास, स्टीरिक नंबर 2। तो सबसे पहला मेरे पास क्या आता है, स्टीरिक नंबर 2, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक इंपॉर्टेंट बात और है, ज्योमेट्री और शेप कब सेम होगी, ठीक है। अगर मेरे पास पूरे केस में बॉन्ड पेयर हैं सारे के सारे, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो उस केस में मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो शेप इक्वल हो जाती है। उस केस में मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो इक्वल हो जाएगी शेप की, ठीक है। तो मैंने आपको 3 डिफरेंट केसेस बता दिए। पहली बात, एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के कोरस्पोंड में मेरी जो ज्योमेट्री होती है वो सेम रहेगी। दूसरी बात, शेप की अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के लिए मेरे पास शेप जो है डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। और तीसरी बात क्या कि मेरे पास अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर तो वहां पर मेरे पास ज्योमेट्री और शेप जो है दोनों सेम ही देखने को मुझे मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट बात है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टीरिक नंबर 2 के साथ, ठीक है। स्टीरिक नंबर 2 का मतलब क्या है मेरे पास कि 2 साइड एटम प्रेजेंट है और एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। तो यहां पे मेरे पास कैसी अरेंजमेंट होती है, AB2 टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। और यहां पे स्टीरिक नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ AB2 टाइप की अरेंजमेंट ही पॉसिबल है, कोई और पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, AB2 का मतलब क्या है, स्टीरिक नंबर 2 का मतलब क्या है, स्टीरिक नंबर 2 का मतलब है मेरे पास यहां पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, यहां पे मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। अगर आप कहो सर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर ले लो, तो आप कहो सर एक लोन पेयर ले लो और एक बॉन्ड पेयर ले लो, उसके कोरस्पोंड में भी तो स्टीरिक नंबर 2 आएगा। हाँ बच्चा, उसके कोरस्पोंड में भी स्टीरिक नंबर 2 आएगा। लेकिन एक बात खुद बताओ मुझे, AB टाइप का मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री ले लो, शेप ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा डाई एटमिक मॉलिक्यूल तो लीनियर ही रहेंगे ना, उसकी तो कोई और ज्योमेट्री या कोई और शेप तो पॉसिबल ही नहीं है।
हमेशा डाई एटमिक मॉलिक्यूल तो लीनियर ही रहते हैं, चाहे मैं इसको यू बना दूं, चाहे मैं इसको यू बना दूं, चाहे मैं इसको यू बना दूं, शेप और ज्योमेट्री तो इसकी लीनियर ही रहेगी ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर का केस ले लूं, मेरे पास मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर तो होने चाहिए ताकि लोन पेयर अपना इफेक्ट दिखा सके, राइट। तो यहां पे मेरे पास स्टीरिक नंबर 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल केस है, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर वहां पे प्रेजेंट हो और मॉलिक्यूल कैसा है मेरे पास AB2 टाइप का। तो इसके कॉरस्पॉन्ड में अगर मैं शेप की बात करूं तो इसके कॉरस्पॉन्ड में मेरे पास शेप और ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था अभी आपको कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है खाली, तो उस केस में मेरे पास शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, इक्वल होती है, और यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगी, ये लीनियर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या देखने को मिलेगी, मुझे लीनियर देखने को मिल जाएगी। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास BeCl2 है, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, BeCl2। यहां पे मेरे पास क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लो, चाहे कह लो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे 2 ही हैं, ठीक है। तो और देखो लोन पेयर हमेशा ना सेंट्रल एटम के काउंट करने होते हैं, कभी भी साइड एटम के काउंट नहीं करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के काउंट करते हैं, साइड एटम के काउंट नहीं करते हैं। साइड एटम के काउंट करने लग जाओगे लोन पेयर, फिर तो ज्योमेट्री भी बन ली, आपकी शेप भी बन ली, बस बैठे रहना एग्जाम के अंदर कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमेशा सेंट्रल एटम के काउंट करते हैं, साइड एटम के काउंट नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल दूं मैं, CO2 है, और एग्जाम्पल दूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहां पे इसके 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। अब मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उसको हमेशा एक बॉन्ड ही काउंट करना है। जैसे कि मेरे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहां पे मेरे पास कहा जाए इस कार्बन का स्टीरिक नंबर कितना है, तो मैं यहां पे 2 कहूंगा, 4 नहीं कह दूंगा। 4 कौन कैसे कह सकते हो आप, यहां पे 3 बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको, तो कहोगे 3 बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर ये रहा, तो 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड के लिए स्टीरिक नंबर 4 नहीं। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर आप उसको एक ही बॉन्ड पेयर में काउंट करोगे, ज्यादा बॉन्ड पेयर में काउंट नहीं करोगे। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है चाहे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप इसको एक बॉन्ड पेयर के फॉर्म तौर पे ही लोगे। तो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर मेरे पास ये रहा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए मेरे पास, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और 2 बॉन्ड पेयर है यानी कि स्टीरिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब स्टीरिक नंबर क्या है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि वो वीडियो जाके देख लो जिसके अंदर मैंने आपको स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत डीपली आपको सारे केसेस बताए हुए हैं ताकि यहां पे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और एग्जांपल लेने हैं आपको, और एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, मान लो मेरे पास एग्जांपल है MgCl2 का। MgCl2 भी क्या देगा मेरे को, MgCl2 भी मुझे लीनियर ही शेप देगा, क्योंकि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये मेरे पास S ब्लॉक में सेकंड पीरियड से ही बिलोंग करता है। और एग्जांपल, चलो एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं, ये तो नॉर्मल सा हर एक कोई बता देगा। अब एक एग्जांपल है मेरे पास है C3O2, एक क्वेश्चन मेरे पास क्या है, C3O2, मुझे कहा हुआ है कि कार्बन का बताओ क्या ज्योमेट्री या क्या मेरे को शेप देखने को मिलने वाली है। तो C3O2 का अगर आप स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप आसानी से इसकी ज्योमेट्री भी बता दोगे। तो C3O2 कैसे बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मैं चाहे इस कार्बन की बात करूं, चाहे इस कार्बन की बात करूं, चाहे इस कार्बन की बात करूं, तीनों के मेरे पास शेप या ज्योमेट्री क्या है, मेरे पास लीनियर ही देखने को मिलेगी, राइट। तो ये था मेरे पास स्टीरिक नंबर 2 की बात। अब बात करते हैं हम स्टीरिक नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं स्टीरिक नंबर 3 की, जहां से रियल कंसेप्ट जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए स्टीरिक नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो स्टीरिक नंबर 3 में सबसे पहला केस क्या बनता है, मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, यानी कि AB3 टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, 3 के 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, और उस केस में मेरे पास, ये पहला केस मेरे पास है, उस केस में मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो इक्वल हो जाएगी शेप के। और स्टीरिक नंबर 3 के कोरिस्पोंड में मेरे पास क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है, वो है ट्राइगोनल प्लेनर। वो क्या होती है मेरे पास, ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिलती है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है कि स्टीरिक नंबर 2 के कोरिस्पोंड में लीनियर होती है, 3 के कोरिस्पोंड में ट्राइगोनल प्लेनर होती है, 4 के कोरिस्पोंड में टेट्राहेड्रल होती है, 5 के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये ज्योमेट्री याद कर लो, खाली शेप याद करवाना मेरा काम है। शेप को आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टीरिक नंबर के कोरिस्पोंड में इतने लोन पेयर प्रेजेंट है, तो शेप ये बेंट कैसे हो गई। देखिए शेप ही मुश्किल होती है, जो ज्योमेट्री होती है वो हर कोई याद कर लेता है। और मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको शेप जो है रटने तो दूर की बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओगे और शेप बताओगे कि इसकी शेप तो ये देखने को मुझे मिलेगी, राइट। ठीक है, अब मेरे पास जो है AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। एग्जांपल मेरे पास सबसे पहला क्या आता है, मेरे पास BCl3।
ठीक है। BCl3 में मेरे पास क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और शेप देखने को मिलेगी, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है इसमें। और एग्जांपल मैं बात करूं SO3, और एग्जांपल मैं बात करूं SO3, ठीक है। अब देखिए आप खुद से मॉलिक्यूल बना सकते हो, आप जो है खुद से मॉलिक्यूल बना सकते हो एक कोरोस्पोंडिंग स्टीरिक नंबर को लेके। बस आपको थोड़ा सा वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए और थोड़ा सा उनकी कैसे बॉन्ड बनाते हैं उनका आइडिया होना चाहिए। और इस चीज को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये मत सोचना कि मैं अपनी वीडियो का प्रमोट ही करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चों को कहां कहां दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग को लेके वो ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, ताकि यहां तक आने तक आपको उन चीजों को लेकर एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो मुझे कह रहे हो कि आप सर कोई खुद से मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, तो एक बात बताओ, मेरे को 3 बॉन्ड पेयर बनाने हैं विदाउट हैविंग एनी लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर के लिए मेरे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए उस मॉलिक्यूल के पास। तो बोरोन फैमिली जो है उसके पास 3 ही मॉलिक्यूल, 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे आइडियली जो मेरे पास जो ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर की, वो कौन सी बनाएंगे, बोरोन फैमिली बनाएंगे। बोरोन फैमिली के बाद मेरे पास कौन सी फैमिली आती है, कार्बन फैमिली आती है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है कार्बन फैमिली के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मुझे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फैमिली के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 3 बॉन्ड पेयर बना के एक पॉजिटिव चार्ज अगर इसको प्रोवाइड कर दूं, यानी कि आप कह लीजिए मैं अगर कार्बन फैमिली को एक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दूं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 बॉन्ड पेयर बना सकते हैं मैक्सिमम, और 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, मेरे पास ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिल जाएगी। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास CH3 पॉजिटिव, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास CH3 पॉजिटिव। उसी तरीके से मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया SO3 वाला। SO3 में मुझे क्या चाहिए था, सल्फर है मेरे पास, ऑक्सीजन फैमिली से है, सल्फर मेरे पास ऑक्सीजन फैमिली से है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुझे बनाने हैं मैक्सिमम 3 बॉन्ड। अगर मैं इसके साथ ऐसे एटम अटैच कर दूं, जो एक बार में से 2 बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे ऐसे मेरे पास 3 बॉन्ड अगर बन जाएंगे तो वो क्या दे देगा मुझे, ट्राइगोनल प्लेनर में को ज्योमेट्री दे देगा। तो ये मेरे पास पहला केस था स्टीरिक नंबर 3 को लेके। अब हम बात करते हैं स्टीरिक नंबर 3 में सेकंड केस की। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, और सेकंड केस मेरे पास क्या बनता है, सेकंड केस मेरे पास बनता है जब मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, दैट इज AB2E टाइप का मॉलिक्यूल। यानी कि जो B है मेरे पास वो क्या दिखा रहा है, बॉन्ड पेयर दिखा रहा है, और जो E है मेरे पास वो क्या दिखा रहा है, मेरे पास लोन पेयर दिखा रहा है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास मुझे क्या करना है, 2 बॉन्ड बनाने हैं, 1 लोन पेयर बनाना है। तो देखिए बोरोन तो ये चीज कर नहीं सकता, बोरोन फैमिली तो ये चीज कर नहीं सकती, राइट। अब देखिए मेरे पास जो है एग्जांपल के तौर पे SO2 ले लेता हूं मैं, SO2 सल्फर है मेरे पास। सल्फर क्या करता है, एक बारी में 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर ने बॉन्ड बना लिए 2, 1 लोन पेयर बच गया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में काउंट हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया मेरे पास किसके अंदर, लोन पेयर के अंदर। और इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी, ज्योमेट्री इसकी क्या रहेगी, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। भूलना मत इस बात को कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के कोरस्पोंड में हमेशा सेम ही ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, डजंट मैटर वहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ज्योमेट्री तो मेरे को ट्राइगोनल प्लेनर ही देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो अब शेप डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर में अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, लेकिन शेप जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो अब देखो शेप की बात करनी है, शेप क्या देखने को मिलेगी, शेप में मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर मत दिखाओ, लोन पेयर अगर मैंने हटा दिए तो अब इसको कैसे देखने को मिल रहा है, आपको इस टाइप का देखने को मिल रहा है। ये मेरे पास कैसी शेप है, ये मेरे पास बेंट शेप है। शेप कैसी है मेरे पास, बेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, लोन पेयर हटा देना है। लोन पेयर हटाते ही आपको फाइंड आउट करना है कि कैसा दिख रहा है मुझे, बेंट दिख रहा है, या फिर आप इसको वी शेप भी कह सकते हो, उल्टा वी ही तो है ना ये। तो ये मैं क्या कह सकता हूं, बेंट शेप है या फिर वी शेप है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं या फिर वी शेप कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है आपको अभी तक यहाँ पे? और एग्जांपल चाहिए आपको? और एग्जांपल में चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझसे पूछा हुआ है O3 का बताओ, O3 कैसा देखने को मुझे मिलेगा। O3 की शेप, ज्योमेट्री कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि पता है ज्योमेट्री तो कोई भी बता देगा। एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के लिए हमेशा सेम ज्योमेट्री रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर के लिए डिफरेंट शेप होती है। तो शेप कोई हर कोई पूछता है, ज्योमेट्री कोई भी नहीं पूछता। ठीक है, तो O3 है मेरे पास। ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या करेगा, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा यहाँ पे ये। ठीक है, अब इसके पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हो गए,
ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और एक इसके पास लोन पेयर हो गया, तो मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का केस है ये, एक लोन पेयर का केस है ये। तो यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप क्या हो जाएगी मेरे पास, बेंट या फिर वी शेप। तो 2 ही केसेस बनते हैं यहाँ पे, एक तो क्या 3 बॉन्ड पेयर वाला और एक 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर वाला। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप जो है खुद से बना सकते हो हर एक चीज को, बस फर्क इतना है कि आपको बनाने आने चाहिए। आप मुझे कह दो कार्बन फैमिली से बना के दिखाओ सर, कार्बन फैमिली से बना देते हैं, चलो CH2 है, 2 बॉन्ड पेयर चाहिए थे, इसके पास एक लोन पेयर बच गया, ये बन गया मेरे पास। इसकी शेप क्या हो जाएगी मेरे पास, बेंट शेप हो जाएगी, इसकी शेप क्या हो जाएगी मेरे पास, बेंट शेप हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे कह रहे हो सर आप मुझे जो है बोरोन फैमिली से बना के दिखा दो, बोरोन फैमिली से आप मुझे बना के दिखा दो ये वाला केस। तो देखो बोरोन के पास क्या होते हैं मेरे पास, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, मुझे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन ताकि मैं 2 से तो बॉन्ड पेयर बना सकूं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा सकूं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यही तो चाहिए मुझे, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 2 बॉन्ड पेयर दिखा सकूं और एक लोन पेयर दिखा सकूं। तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैंने यहाँ पे 2 बॉन्ड तो दिखा दिए, BCl2 तो दिखा दिया, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर मैं इसको एक नेगेटिव चार्ज बाहर से दे दूं तो एक लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, BCl2 नेगेटिव। मुझसे कोई पूछे BCl2 नेगेटिव की शेप क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, BCl2 जो है मेरे पास बेंट शेप में होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया था, एक नेगेटिव चार्ज मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है, तो BCl2 नेगेटिव मेरे पास क्या हो गया, बेंट शेप में मुझे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद से बना सकते हो हर एक चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं होता है, जस्ट आपको जो है थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को लेके, एंड कौन से मेरे पास जो स्पीशीज हैं वो कितने बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो नेक्स्ट केस है वो है स्टीरिक नंबर 4। अब मेरे पास जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, स्टीरिक नंबर 4। ठीक है, स्टीरिक नंबर 4 में जो सबसे पहला केस मेरे पास आता है वो है मेरे पास AB4 टाइप के मॉलिक्यूल। वो मेरे पास क्या है, AB4 टाइप के मॉलिक्यूल। और मैंने आपको बताया था ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर जहां पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, वहां पे मेरे पास क्या होती है, ज्योमेट्री जो है शेप के इक्वल होगी, और स्टीरिक नंबर 4 के कोरस्पॉन्ड में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। वो क्या होती है मेरे पास, टेट्राहेड्रल। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है जहां पे 4 बॉन्ड पेयर बन सकते हैं आसानी से, वो है मेरे पास कार्बन फैमिली, वो है मेरे पास कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में मेरे पास क्या आएगा, CH4, 4 बॉन्ड बन सकते हैं यहाँ पे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगी मेरे को, दोनों ही मेरे को टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगी, दोनों ही मुझे टेट्राहेड्रल देखने को मिल जाएगी। और एग्जांपल की बात करें, अगर हम और फर्दर बात करते हैं तो मेरे पास देखिए कार्बन फैमिली के बाद मेरे पास, कार्बन फैमिली के बाद कौन सी फैमिली आती है, नाइट्रोजन फैमिली आती है। अब नाइट्रोजन तो मेरे पास जो है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं कर सकता है, क्यों, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया। इस चीज को लेके हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कही हुई है। लेकिन मेरे पास जो फास्फोरस है वो तो कर सकता है ना। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 5 इलेक्ट्रॉन, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं अगर इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन में। अब 4 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है, तो मेरे पास ये क्या बना सकता है, टेट्राहेड्रल शेप बना सकता है। दैट इज मेरे पास एग्जांपल क्या हो जाएगा, PF4 पॉजिटिव। ठीक है, अब आपका काम है कि आप जो है हैलोजन फैमिली से, दोबारा सुनना, आप हैलोजन फैमिली से बना के देखोगे कि AB4 टाइप का मॉलिक्यूल आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है, अब मेरे पास ये था पहला केस। अब मैं अगर दूसरे केस की बात करता हूं तो दूसरा केस मेरे पास क्या आता है, दूसरा केस मेरे पास आता है AB3E टाइप का मॉलिक्यूल। दूसरा केस मेरे पास क्या आता है, दूसरा केस मेरे पास है AB3E टाइप का मॉलिक्यूल, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन शेप की बात अब हमें करनी है, शेप की बात हमें करनी है। शेप क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं अमोनिया का। मुझे क्या चाहिए, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। और नाइट्रोजन फैमिली में अगर 3 बॉन्ड पेयर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर बन गए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो एक लोन पेयर ही तो बच गया ना। तो मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल क्या आता है, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले अमोनिया का।
ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर बच गया यहाँ पे मेरे पास। अब देखो शेप में मैं कभी भी जो है इसको नहीं दिखाता हूँ, लोन पेयर को नहीं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी शेप की, तो मुझे क्या चीज देखने को मिल रही है, पिरामिड टाइप में देखने को मिल रही है। आपको ये क्या चीज दिखने को मिल रही होगी, पिरामिडल शेप होती है। अगर मेरे पास यानी कि 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का केस है, तो वहां पे मेरे पास शेप क्या सी होती है, पिरामिड टाइप की शेप होती है। शायद यहाँ पे मेरे को आपको इतना अच्छा पिरामिड दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा अच्छे से बना के ट्राई करता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, अब शायद पिरामिड दिख जाए आपको। अब आपको शायद पिरामिड दिख रहा होगा, बाकी मेरी थोड़ी ड्राइंग ऐसी ही है, पिरामिड तो मेरे से कभी बने ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये कैसे दिख रहा, अब दिख रहा होगा। हाँ, अब देखो इसको पिरामिड देखो, जो आप वो देखते हो ना इजिप्ट टाइप में जो आप पिरामिड देखते हो, वो दिख रहा होगा आपको। तो मेरे पास जब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का केस आ गया, तो वहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, पिरामिडल शेप देखने को मिल रही है। और एग्जांपल की मैं बात करूं आपसे, तो मेरे पास और एग्जांपल क्या है, मैं IO3 नेगेटिव ले सकता हूं। ठीक है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएंगे मेरे पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में। अब इसको एक लोन पेयर और चाहिए, तो एक लोन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहां से दे दिया, नेगेटिव चार्ज से दे दिया। तो IO3 नेगेटिव भी मेरे पास क्या सी शेप देगा, पिरामिडल शेप देगा। ये भी मेरे पास कौन से केस में आता है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के केस में मुझे देखने को मिलता है। राइट, तो यहां पर मेरे पास ये था स्टेरिक नंबर 4 के लिए। अब जो तीसरा केस है मेरे पास, तीसरा केस मेरे पास आता है AB2E2 टाइप का मॉलिक्यूल, AB2E2 टाइप का मॉलिक्यूल, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात करनी है हमें शेप की, तो शेप क्या देखने को मिलेगी। तो देखिए एग्जांपल मेरे पास क्या है, जहां पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, पता है कैसे, देखो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे मुझे ये चीज बनाने के लिए। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आगे लोन पेयर से, और 2 बॉन्ड पेयर से आगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए। 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास कौन सी फैमिली के पास होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के पास। और सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे क्या है मेरे पास, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को 2 लोन पेयर दिखाने थे। ठीक है, तो शेप तो हो गई मेरे पास टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है, इसको हटा दूंगा मैं, तो आपको कुछ ना कुछ दिख नहीं रहा ये बेंट शेप में, जो अभी हमने स्टेरिक नंबर 3 में देखा था। स्टेरिक नंबर 3 में 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का केस देखा था। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगी, बेंट शेप आ जाएगी, या फिर कह लीजिए आप ये वी शेप आ जाएगी। ठीक है, बेंट शेप कह लीजिए या फिर वी शेप कह लीजिए। इस मेरे पास स्टेरिक नंबर 4 में जब केस बनता है AB2E2 टाइप का मॉलिक्यूल। और एग्जांपल चाहिए आपको, और एग्जांपल में मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ OCl2 जो है मेरे पास, इसकी शेप क्या होगी। तो OCl2 है एक क्लोरीन, 2 लोन पेयर बच गए इसके पास, तो इसकी शेप क्या कैसी हो जाएगी, बेंट शेप की देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, जहां पे हमने स्टेरिक नंबर 4 कंप्लीटली खत्म कर लिया है। कल की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरिक नंबर 5 एंड स्टेरिक नंबर 6 को लेके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास। स्टेरिक नंबर 5 से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कल की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक नंबर 5 को उठाऊंगा, ताकि आपको जितने भी केसेस बनते हैं, जितने भी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ वगैरह के केसेस बनते हैं, जितने डिफरेंट एग्जाम्पल बनते हैं, वो सारे के सारे हम खत्म कर सके। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीजें समझ में आई होगी। एंड जो चीज समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल है एक छोटा सा, उसके अंदर जाकर आप मुझे कोई भी टाइप की क्वेरी पूछ सकते हो। वहां पर आप जैसे और भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।